हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम लोग कंपनी ऑडिट के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में ऐसा देखा था कि कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता और कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब हम लोगों ने क्वालिफिकेशन देखी और हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे। मैंने डिस्क्वालिफिकेशन को 13 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है और उनमें से हम लोगों ने 8 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आप फटाफट से लास्ट लेक्चर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो 8 पॉइंट्स वहाँ पे कंप्लीट करिए। और चलिए हम लोग चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट ऐसा कहता है, एक मिनट हम लोग समझ लेते हैं। 9th पॉइंट ऐसा कहता है कि भैया मान लीजिए एक पर्सन है सीए निखिल मेहता, ओके। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सीए निखिल मेहता अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सर्विसेज दे रहा है तो निखिल मेहता ऑडिटर नहीं बन सकता है। निखिल मेहता को कहना कि ये सर्विसेज दो और मस्त रहो, इसकी फीस ले लो। एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपनी अकाउंटिंग करवानी है, अपनी बुक कीपिंग करवानी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सीए निखिल मेहता को अप्रोच किया कि सर जी आप हमारी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर लीजिए। निखिल मेहता ने बोला ठीक है जी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। सीए निखिल मेहता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में वो रिलायंस से फीस ले रहा है। निखिल मेहता वहां पे जॉब नहीं कर रहा है, वो फीस ले रहा है। तो क्या सीए निखिल मेहता रिलायंस में ऑडिटर बन सकता है? द आंसर इज नो, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस दे रहे हो तो आप फिर ऑडिटर नहीं बन पाओगे। देखो एक पुरानी कहावत है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलते हैं। ये काम भी मैं ही कर लूँ, इसकी फीस भी मैं ही ले लूँ, दूसरा काम भी मैं ही कर लूँ, इसकी फीस भी मैं ही ले लूँ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सीए निखिल मेहता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो निखिल मेहता को कह देना कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग पॉइंट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 9 ने ऐसा कहा कि अगर कोई भी पर्सन, कौन पर्सन? कोई भी पर्सन या पार्टनरशिप फर्म कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, उसकी सब्सिडरी कंपनी को अगर सेक्शन 144 में लिखी हुई कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो वो पर्सन और फर्म को हम लोग ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई करते हैं। मतलब वो पर्सन और वो फर्म ऑडिटर नहीं बन पाएगा, ओके। अब आगे ट्विस्ट ये आता है कि जो पर्सन और फर्म कंपनी को जो सर्विसेज दे रहा है उसमें एक लाइन और ऐड कर दी जाती है। मान लीजिए निखिल मेहता का जो भाई है मिस्टर भाई, वो मिस्टर भाई कंपनी में अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है, तो क्या निखिल मेहता ऑडिटर बन सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि आपका रिश्तेदार सर्विस दे रहा है। तो आप सर्विस दोगे डायरेक्टली तो भी आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे, और इनडायरेक्टली आप नहीं, आपके कोई मिलने वाले सर्विस देंगे तो भी आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे। तो आपको ऑडिटर बनना है तो आपको फॉलोइंग 8 सर्विसेज कंपनी को नहीं देनी है। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9 में? देखिए ध्यान से। अगर कोई पर्सन या फर्म कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को, उसकी सब्सिडरी कंपनी को प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज देता है जो कि सेक्शन 144 में प्रिस्क्राइब्ड है, चाहे वो सर्विसेज डायरेक्टली देता है चाहे वो सर्विसेज इनडायरेक्टली देता है, वो पर्सन और फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बातें आती है दो कि कौन सी सर्विसेज और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग है।
तो देखते हैं, ये जो आगे लिख रखे हैं ABCD पॉइंट, ये सेक्शन 144 में लिख रखे हैं। कहाँ लिख रखे हैं? सेक्शन 144 में लिख रखे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। अगर कोई पर्सन और फर्म सर्विस दे रहा है केसी, तो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बनाया आपके लिए, और वो शॉर्टकट है ओबामा डी डबल आई। आउटसोर्स द फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज कहा जाता है इनको, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, मैनेजमेंट सर्विस, एक्चुरियल सर्विसेज, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। OBAMADII, आपको ये 8 सर्विसेज के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, और इस वाले पॉइंट से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर कोई भी CA या पार्टनरशिप फर्म ये 8 सर्विसेज कंपनी को, उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को देती है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकती। आप या तो ये काम कर लो या तो ऑडिटर बन जाओ। ओके, अब बात आती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में लिख रखा है कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, तो वो खुद अगर सर्विसेज देगा, या उसका रिश्तेदार सर्विस देगा, या फिर कोई पर्सन जो कि उससे कनेक्टेड और एसोसिएटेड है। अब वो कनेक्टेड और एसोसिएटेड की कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर सरकार को लगता है, अगर NCLT को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो CA है ना, इसका एक दूसरा फ्रेंड है जो कि CA है। अब फ्रेंड है तो रिलेटिव के डेफिनेशन में तो कवर नहीं है। ये दोनों लोग क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिट भी खुद करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी खुद करते हैं। इंटरनल ऑडिट भी मैं कर रहा हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी मैं कर रहा हूँ। बस करता क्या हूँ कि इंटरनल ऑडिट करते टाइम नाम मेरे फ्रेंड का लगा देता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने इंटरनल ऑडिट करी, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं। तो ये फ्रेंड वर्ड को कहीं कवर नहीं कर रखा है ना। तो इन्होंने यहाँ पे C पॉइंट को एक वाइडर टर्म बना के खुला छोड़ दिया कि कल को हमको लगेगा तुम्हारा कोई खास मिलने वाला ही कर रहा है तो तुमको नहीं करनी है। अब खास मिलने वाले को कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो पॉइंट नंबर C ने बोला कि अगर इंडिविजुअल पर्सन का कोई भी मिलने वाला पर्सन अगर ये काम करेगा तो वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। अब बात आती है राइट साइड में, क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में, कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है। तो या तो वो फर्म खुद सर्विस देवे, या फिर उसका पार्टनर सर्विस देगा तो भी वो फर्म ऑडिटर नहीं बन सकती, या फिर उस पार्टनरशिप फर्म की कोई पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट एंटिटी है, या फिर कोई एंटिटी जिसमें कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर कोई एंटिटी जो एंटिटी और आपकी एंटिटी, आपकी फर्म दोनों सेम ट्रेडमार्क, सेम ब्रांड के साथ या सेम नाम के साथ काम कर रही है, उस वाली एंटिटी और फर्म ने अगर सर्विसेज दी है तो भी हम आपकी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये मीनिंग था किसका? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। डायरेक्टली में दोनों का ए पॉइंट कवर हो रहा है। इंडिविजुअल पर्सन खुद सर्विस देगा तो डायरेक्टली, और फर्म खुद सर्विस देगी तो डायरेक्टली, और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये सब इनडायरेक्टली में कवर हो रहे हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 9 कि अगर एक पर्सन या फर्म, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्शन 144 में लिखी हुई सर्विसेज देते हैं तो वो पर्सन और फर्म ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। सर्विसेज कौन सी है? ओबामा दी, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और इंटरनल ऑडिट। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 10, 11, 12 और 13 पर। ये चारों पॉइंट एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, और इन चारों पॉइंट को समझाने से पहले मुझे आपको 3 टर्म समझानी पड़ेगी जो टर्म्स मैंने इन पॉइंट्स में यूज करी है। फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं उसमें मान लीजिए कि एक पर्सन है CA निखिल मेहता,
और सीए निखिल मेहता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑडिटर बनना चाहता है। ऑडिटर कौन बनना चाहता है, आप ध्यान से देख लीजिए। ऑडिटर जो बनना चाहता है वो है सीए निखिल मेहता। हम डिस्क्वालिफिकेशन जिसकी चेक कर रहे हैं वो है सीए निखिल मेहता। मतलब हम लोग घूम फिर के ये देखेंगे कि निखिल मेहता डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है। ओके, अब सीए निखिल मेहता का एक रिलेटिव है। रिलेटिव का नाम क्या है? मिस्टर नीरज मेहता। रिलेटिव का क्या नाम है? मिस्टर नीरज मेहता। और सीए निखिल मेहता का एक कोई बिजनेस भी है, ऐसा मान लो कि निखिल मेहता का मार्बल का बिजनेस है, मेहता मार्बल्स, और उस मेहता मार्बल में निखिल मेहता का एक पार्टनर है। वो पार्टनरशिप फर्म है और उसमें जो निखिल मेहता का पार्टनर है ना, वो है मिस्टर बिरला। क्या पर्सन का नाम है? वो है पर्सन मिस्टर बिरला। अब देखो पिक्चर में 3 लोग आ गए हैं। सीए निखिल मेहता वो है जो ऑडिटर बनना चाहता है, एक है सीए निखिल मेहता का रिलेटिव, एक है सीए निखिल मेहता का कोई बिजनेस पार्टनर। अभी क्या होने वाला है कि मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा कि मिस्टर बिरला कोई गलती करेगा और निखिल मेहता डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिस्टर नीरज मेहता कोई गलती करेगा और निखिल मेहता डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, डिस्क्वालीफाई हर परिस्थिति में निखिल मेहता होने वाला है, क्योंकि हम निखिल मेहता की डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं और हमारे एग्जाम्पल में सीए तो वो है। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको लगता है कि नीरज मेहता डिस्क्वालीफाई हो रहा है, अरे नीरज मेहता तो सीए ही नहीं है, नीरज मेहता को ऑडिटर बनाना ही नहीं है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन से अपने को क्या काम। तो यहां पे आने वाले एग्जाम्पल में 3 लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे? सीए निखिल मेहता जो ऑडिटर बनना चाहता है, एक उसका रिलेटिव, एक उसका पार्टनर। तो सीए निखिल मेहता के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पर्सन, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिलेटिव, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पार्टनर। पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तीनों में से कोई भी पर्सन निम्नलिखित 4 काम करेगा तो डिस्क्वालीफाई कौन होगा? निखिल मेहता होगा, क्योंकि सीए तो वो है, डिस्क्वालिफिकेशन तो हम उसकी चेक कर रहे हैं। अभी अपन पढ़ेंगे कि नीरज मेहता ने रिलायंस में शेयर खरीद लिए, निखिल मेहता डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई सीए निखिल मेहता होने वाला है। तो आइए हम लोग 4 पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज अपने सीक्वेंस का पॉइंट नंबर 10। अगर पर्सन ने या पार्टनर ने एनी सिक्योरिटी खरीद ली कंपनी में या उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में जिसमें तुम ऑडिटर बनना चाहते हो उसकी होल्डिंग कंपनी, जिसमें तुम ऑडिटर बनना चाहते हो उसकी सब्सिडरी, जिसमें तुम ऑडिटर बनना चाहते हो उसकी एसोसिएट कंपनी, जिसमें तुम ऑडिटर बनना चाहते हो उसकी को सब्सिडरी कंपनी। को सब्सिडरी का मतलब समझ रहे हो? ए की 2 सब्सिडरी है, बी और सी, तो इन दोनों को आपस में हम बोलते हैं को सब्सिडरी कंपनी। पॉइंट नंबर 10 एक बार फिर से देख लो। पर्सन ने या पार्टनर ने एनी सिक्योरिटी खरीद ली तो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अपने एग्जांपल नंबर 1 कि मिस्टर बिरला ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 10 रुपए का इक्विटी शेयर खरीद लिया, निखिल मेहता डिस्क्वालीफाइड। क्योंकि या तो पर्सन खरीदे या तो पार्टनर खरीदे, एनी सिक्योरिटी, एनी का मतलब समझ रहे हो? 1 रुपए का भी शेयर होगा ना तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और सिक्योरिटी वर्ड है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कौन? पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, अगर कोई रिश्तेदार है, अपने एग्जाम्पल में कौन? मिस्टर नीरज मेहता, और रिश्तेदार ने अगर सिक्योरिटी खरीदी 1 लाख रुपए से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू की। अरे ये 1 लाख रुपए का पॉइंट देखो, ऊपर पॉइंट नंबर 10 में नहीं था। पॉइंट नंबर 10 ने क्या बोला? पर्सन और पार्टनर तो 1 रुपए का भी शेयर खरीद लेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
लेकिन रिलेटिव के केस में क्या बोला कि अगर निखिल मेहता को ऑडिटर बनाना है और निखिल मेहता के रिलेटिव ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू की सिक्योरिटी परचेज कर ली, किसमें? वही सब कुछ, किसमें? जो ऊपर लिख रखा है वही सब कुछ। किसमें? कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी या फिर उसकी को सब्सिडरी कंपनी में। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, न कि मार्केट प्राइस, न कि इशू प्राइस, फेस वैल्यू देखी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर अपने एग्जाम्पल में नीरज मेहता ने रिलायंस में 50,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू के सिक्योरिटीज परचेज कर ली ना, तो निखिल मेहता डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव के केस में लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपीस। ओके, अब बात यहां पे आती है कि मान लीजिए मिस्टर नीरज मेहता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुछ शेयर खरीदे, और शेयर कब खरीदे आप समझना मेरी बात को। निखिल मेहता रिलायंस में पहले से ऑडिटर है, निखिल मेहता इज ऑडिटर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। निखिल मेहता रिलायंस कंपनी में पहले से ऑडिटर है, वो ऑडिट कर रहा है, निखिल मेहता पहले से ऑडिट कर रहा है। ओके, जब निखिल मेहता को ऑडिटर अपॉइंट किया गया तब निखिल मेहता डिस्क्वालीफाइड नहीं था। निखिल मेहता को आप लोगों ने 2015 से लेके 2020 तक के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और 2015 में निखिल मेहता डिस्क्वालीफाइड नहीं था। अब 2017 में निखिल मेहता का जो रिलेटिव है, उस रिलेटिव ने क्या किया? रिलायंस कंपनी में 2 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स खरीद लिए। जब निखिल मेहता अपॉइंट हुआ था तब वो क्वालिफाइड था, तो उसका अपॉइंटमेंट तो हो गया। अब अपॉइंटमेंट होने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिससे कि डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निखिल मेहता हो जाता है डिस्क्वालिफाइड। तो हम लोग जो 13 पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, 13 पॉइंट में से जो 12 पॉइंट्स हैं, उन 12 पॉइंट में तो निखिल मेहता इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे ही निखिल मेहता ऑडिटर बना, ऑडिटर बनने के कुछ दिन बाद जैसे डिस्क्वालीफाई अराइज हुई, डिस्क्वालिफिकेशन, और निखिल मेहता डिस्क्वालीफाइड। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है रिलेटिव के शेयर होल्डिंग का, ये इसमें 60 डेज का अपने को एक मौका मिलता है। लाइन सुनना, समझ में आ जाएगी। अगर निखिल मेहता रिलायंस में पहले से ऑडिटर है और अब नीरज मेहता 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नॉमिनल वैल्यू के शेयर रिलायंस में परचेज करता है, तो ऐसी स्थिति में निखिल मेहता इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। निखिल मेहता को मिलेगा 60 दिन का मौका। कंपनी निखिल मेहता को कहेगी कि आप अपने भाई को समझा दो और आप अपने भाई को बोलो कि जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो लिमिट के अंदर लेके आ जावे। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर। अगर 60 दिन के अंदर नीरज मेहता ने अपने शेयर बेच के 1 लाख रुपए के अंदर अंदर लेके आ गया, 1 लाख रुपए तक लेके आ गया, तो ऐसी स्थिति में निखिल मेहता डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये 60 दिन का मौका खाली इस पॉइंट में मिलता है। हम जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट में 60 दिन का मौका नहीं मिलता है डिस्क्वालीफाई होने के बाद। इस वाले पॉइंट में रिलेटिव ने शेयर खरीद लिए, उसके बाद भी हम ऑडिटर को बोलेंगे 60 दिन के अंदर अंदर उसको कहो कि उसकी सिक्योरिटीज लिमिट के अंदर कर दे, हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ये पॉइंट कब लगेगा? जब निखिल मेहता पहले से ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, उसके बाद रिलेटिव शेयर खरीद रहा है। पॉइंट नंबर 12 और 13 में पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव तीनों एक साथ आ रहे हैं। देखो 10 और 11 में तो पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव अलग अलग आ रहे थे। पॉइंट नंबर 12 देखना, अगर पर्सन ने मतलब सीए ने या फिर उसके रिलेटिव ने या फिर उसके पार्टनर ने मिलके 5 लाख रुपए से ज़्यादा की उधारी कर ली कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडरी कंपनी से, एसोसिएट कंपनी से और को सब्सिडरी कंपनी से, इसका मतलब ये है कि ये लोग ना ये बन गए कंपनी के डेटर्स।
मतलब कंपनी इनसे पैसा मांगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा के डेटर्स बन गए ये लोग, तो हम लोग पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 12 में ध्यान रखना, अगर फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पे ली जाती है तो पॉइंट नंबर 12 नहीं लगता है। आप एग्जांपल ले लो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि निखिल मेहता का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट तय हुआ 1 करोड़ रुपए में। ओके, तय हो गया। अब रिलायंस से फोन आ रहा है, निखिल जी ऑडिट पे आओ। तो निखिल जी ने बोला कि भाई एडवांस फीस दो, थोड़ी थोड़ी फीस देते रहो और हम आपकी ऑडिट करते रहेंगे। तो रिलायंस ने निखिल मेहता के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और बोला ये 10 लाख रुपए आपकी इनिशियल एडवांस फीस और आप आके ऑडिट करना शुरू करो। तो ऐसे केस में जब तक काम नहीं होगा तब तक तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो रिलायंस कंपनी के तो बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस निखिल मेहता को दे रखा है 10 लाख रुपए एडवांस। तो निखिल मेहता तो डेटर बन गया। लेकिन जब आप अपनी ऑडिट फीस इस तरह से प्रोग्रेसिव बेसिस पे लेते हो तो हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में निखिल मेहता नॉट डिस्क्वालीफाइड। ओके क्या? ओके जी, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 13, अगर पर्सन पार्टनर रिलेटिव ने गारंटी दी है कंपनी को। अब कंपनी को गारंटी दी का मतलब समझना, कोई मिस्टर एक्स गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास लोन लेने के लिए। तो रिलायंस ने एक्स को क्या दिया? लोन दिया 3 लाख रुपए का। अब ये लोन का रिपेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए निखिल मेहता ने रिलायंस कंपनी को गारंटी दे दी कि अगर ये लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये गारंटी नहीं देनी थी। क्या बोल रहा है? अगर पर्सन ने, पार्टनर ने या रिलेटिव ने गारंटी दी कितने रुपए की? 1 लाख रुपए से ज्यादा की, ऐसी स्थिति में कंपनी को दी हो गारंटी। किसको दी? गारंटी गिवन टू, किसको दी? कंपनी को गारंटी दी। किसके लिए दी? किसी थर्ड पर्सन के लिए दी होगी। कंपनी को होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और को सब्सिडरी कंपनी को 1 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी दे दी तो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये थी एक कंपनी के ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको मैंने आपको 13 पॉइंट्स में डिवाइड करके अच्छे से एक्सप्लेन करके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। ओके, हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।